नमस्कार, सीधा संवाद में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। जिस तरह से चाहे यहाँ की छात्र राजनीति हो या फिर यहाँ का शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संबंध रहा है, जो मॉडल रहा है, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ जिस तरह से सोशल साइंसेज की जो पूरी स्ट्रीम और पढ़ाई, उसकी भी काफ़ी चर्चा होती रही है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कई अलग अलग कारणों से भी चर्चा में रहा है और इसी पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अगर हम बात की शुरुआत करें तो हम जानते हैं कि मीडिया में पिछले दिनों जेएनयू काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी हेडलाइंस जेएनयू ने लूटी हैं। अभी कैसा माहौल है कैंपस में? कैंपस तो ठीक ठाक है, इट्स गोइंग ऑन वेरी वेल। हमारा एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो ठीक से चल रहे हैं, शांति है कैंपस में। एक बात और जेएनयू के बारे में अक्सर कही जाती है कि यहाँ का जो पढ़ाई का मॉडल है, जो स्टडी का मॉडल है, जिस तरह से स्टूडेंट और टीचर एक साथ रहते हैं, यहीं रिजाइड करते हैं, और इस मॉडल की काफ़ी चर्चा है। अब समय बदल रहा है, हम देख रहे हैं अब किस तरह का प्रेशर आप पे रहता है कि इस मॉडल को न सिर्फ कंटिन्यू किया जाए बल्कि जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको बनाए रखने का कितना दबाव रहता है? देखिए, यूनिवर्सिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हाई क्वालिटी एजुकेशन को हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। और आपको पता है हमारा कंट्री में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए शहर को आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इनका एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हमारा इनटेक बढ़ाना है। नहीं तो हम इतना मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को हम कैसा एजुकेट करेंगे? ये हमारा देश में जो विश्वविद्यालय हैं इनके सामने ये चैलेंज है। तो जेएनयू में अब है 8,700 स्टूडेंट्स और हम कंडक्ट करते हैं आसपास 119 प्रोग्राम्स। लेकिन हम विद इन द यूनिवर्सिटी डिस्कशन चल रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी को कैसा आगे ले जाएंगे, कैसा हम नया प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इनटेक को कैसा बढ़ाएंगे, कैसा इंक्रीज़ करेंगे, इसके बारे में हम इंटरनली डिस्कशन कर रहा है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे मेनली बेसिकली मास्टर कोर्सेज और बेसिकली हम जानते हैं रिसर्च वर्क यहाँ पे होता है, क्या ये प्रेशर है कि अब बैचलर्स डिग्री के भी ज़्यादा कोर्सेज हों और ज़्यादा जो मार्केट की डिमांड है उसको लेकर भी नए कोर्सेज हों? आप ठीक कहा। हमारा यूनिवर्सिटी से, हमारा जेएनयू में ज़्यादा फोकस है रिसर्च पे, राइट। मोर देन 53%, 54% ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिसर्च स्कॉलर्स। और हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी चलाते हैं इधर, बीए इन लैंग्वेजेस। रिसेंटली हम ये भी सोच रहे हैं टू स्टार्ट ए स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, टू स्टार्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। लेकिन ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम है, ये 5 साल का होगा। हम कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीटेक प्रोग्राम। इसमें बेसिक कोर इंजीनियरिंग होगा और 1 साल मास्टर्स डिग्री में सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स होगा। हम सोचते हैं इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेस को जोड़ना है। आजकल क्या हो रहा है, इंजीनियर्स सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और सोशल साइंटिस्ट सिर्फ सोशियोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं। ये दोनों को हम कैसा जोड़ेंगे? ये जोड़ना बहुत ज़रूरत है आजकल हमारा सोसाइटी में। सो जेएनयू, एज यू नो, is very strong in social sciences and humanities. So if we can start such undergraduate programs with a strong flavor of social sciences and humanities, I think we'll be able to produce engineers with
much stronger social consciousness. जेएनयू अपने विचारों की आज़ादी या कहे जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके लिए भी अलग अलग जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसके लिए भी जगह देता रहा है जेएनयू। अब इसमें क्या बदलाव आया है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? जेएनयू में कोई बदलाव नहीं हुआ, थॉट प्रोसेस वही है हमारा जेएनयू में। सी वी कीप a strong emphasis on expressing our thoughts freely. See, JNU, as I said, is a higher educational institute where हम critical thinking पे हम ज़्यादा stress करते हैं। So जो critical thinking करेगा, obviously they will have lot of opinions on several things that are happening in society, and it is important that हम ये thought process को encourage करना बहुत important है। तो इस पे हम स्ट्रेस रखते हैं जेएनयू में। सो नथिंग हैज़ चेंज्ड इन जेएनयू। इन फैक्ट वी वांट टू एनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली थिंक, फॉर्म ओपिनियंस एंड स्टडी द प्रॉब्लम्स दैट आवर सोसाइटी इज़ फेसिंग। लेकिन जब इस थिंकिंग प्रोसेस में नेशनल और एंटी नेशनल के एलिमेंट्स, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं, तो ये किस लेवल तक होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? हमारा यूनिवर्सिटी में हम यही सोचते हैं, जो हम थॉट्स हम एक्सप्रेस हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, दिस शुड बी विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ, इट शुड बी विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एज लॉन्ग एज it is not violating the constitution or the laws of the land, we encourage everything. We want our students to do as many activities as possible, but without violating the laws of the land. एक करंट इशू नजीब के गायब होने का भी है और अभी भी उस पर पुलिस मशक्कत कर रही है और छात्रों का भी आंदोलन चल रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं? नजीब जेएनयू से मिसिंग होना एक बहुत very sad incident. Najib is a very bright student, loved by everybody, his friends, family, teachers and so on. हम पहले दिन से भी पुलिस से कांटेक्ट में हैं और पुलिस जो प्रोफेशनली कुछ जो कर सकते हैं वो कर रहा है। We hope that Najib will be found and we hope that Najib फिर जेएनयू को वापस आएगा और इनका स्टडीज़ भी कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी फियर। ये हमारा होप है। इन सब के बीच में जो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो रिलेशनशिप है, क्या इसमें कुछ बदलाव आया है, कुछ कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, कभी भी ऐसी घटना होगा, एक स्टूडेंट मिस हो गया, बट फॉर नेचुरल दैट स्टूडेंट्स विल बी एजिटेटेड। आफ्टर ऑल वन ऑफ देयर फ्रेंड्स इज मिसिंग. So therefore, in their agitated mind, if they come and talk to the administration about, no, what is that you are doing? Where is Najib? It is a natural thing to happen, and we are dealing with that. We are हम students से constantly touch में हैं और इनको हम बता रहे हैं क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है नजीब को ढूंढ के फिर वापस लाने के लिए। So we are regularly in touch with the JNU community and we are telling them the kind of efforts that we are putting to find Najib. एक इसी से जुड़ा एक सवाल, और हमने देखा पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से बंधक बनाया गया, एक तरह से जो 18 आवर्स तक उनको रोका गया, उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत वाइडली क्रिटिसिज्म भी हुआ। कैसे इसको आप देखते हैं, क्यों इस हद तक बात चली गई? ऐसे बंधक ये करने का ज़रूरत नहीं है। हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट्स को जो कंसर्न्स होगा हमारे सामने आके रख सकते हैं, हम बातचीत करके इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एजिटेशंस करके ऐसा यूनिवर्सिटी का फंक्शनिंग को अफेक्ट करना, इसका ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जेएनयू का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, इट्स वाइडली अप्रिशिएटेड। हम जानते हैं जिस तरह से एक मॉडल के तौर पे पूरे देश में देखा जाता है। इसमें क्या कुछ बदलाव आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तीखी नोक-झोंक और एक टकराव वाली स्थिति अब देखने को मिल रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप जो बता रहे हैं इसमें कोई सत्य नहीं है।
हमारा इलेक्शंस बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर में हम कंडक्ट करते हैं। इस साल भी ऐसे हुआ, पीसफुली कंडक्ट किया इलेक्शंस को। और हम कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जेएनयू में। हम सिर्फ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल ओपिनियन होना, पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करना ये बहुत नेचुरल है, हम इनकरेज करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि जिस तरह की स्टूडेंट्स अब पूरे देश भर से यहाँ आते हैं और जेएनयू जिस तरह से एक कोशिश करता है कि जो बैकवर्ड एरिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं कैसे उनको ज़्यादा आसानी से जगह मिल सके, इस पर भी बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चन जी, बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो, मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो गया, देखो कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ, और क्या? अब मेरा जादू देखिए, ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ इंसान। देखो। अरे कौन है भाई? देखो देखो। अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार।
प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है, 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं सीधा संवाद में आज JNU के कुलपति एम जगदीश कुमार से। जगदीश जी, अगर हम इसको ऐसे देखें, कहा जाता है कि जो यहाँ पे एक समय बेस्ट टैलेंट आता था पूरे देश से, दुनिया से भी बेस्ट टैलेंट JNU में आता था। क्या उस टैलेंट में, क्वालिटी में कुछ कमी आई है? क्या वो डिटोरिएट किया है? कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, आज JNU नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और JNU को आसपास 100,000 एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इससे सिर्फ 2% को हम सेलेक्ट करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? एंड वी हैव ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ programs in the university. We have increased the intake in the university. So I think we are only improving the quality, the academic programs within the university. क्या नए फैकल्टी और फैकल्टी की क्वालिटी की भी बड़ी बात होती रहती है। अब क्या JNU को उतने ही अच्छे फैकल्टी मिल रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरे देश से? फैकल्टी को रिक्रूट करना एक मुश्किल काम है, सिर्फ JNU में नहीं, IITs में होगा, दूसरा यूनिवर्सिटीज़ में होगा, पूरा देश में आप देखें तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कम से कम 30% वैकेंसीज हैं। इसको फिलअप करना इतना इजी नहीं है, लेकिन JNU में हम अगले आने 6 महीने 8 महीने में कम से कम 300 फैकल्टी पोजीशंस को हम फिलअप कर रहा है, और इसमें एक स्पेशल ड्राइव फॉर SC/ST फैकल्टी पोजीशंस वी आर टेकिंग अप दैट। देयर आर नियरली 90 vacancies are there for SC/ST, right? Another important thing that you may like to know is that the student seats are also according to reserved categories. For example, 7.5% for ST, but if you see, we have more than 8% ST students. And we are supposed to admit only 15% SC students, but you will see there are about 18% SC students. और शायद ये इसलिए है क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें बैकवर्ड एरियाज़ के लिए स्पेशल उनको नंबर दिए जाते हैं, स्पेशल उनको वेटेज दिया जाता है। ये कितना ये सिस्टम काम कर रहा है? This is another very interesting aspect of JNU. हम कहते हैं डिप्रावेशन पॉइंट्स। जो डिस्ट्रिक्ट होगा बहुत बैकवर्ड होगा, वो डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स JNU में एडमिट अप्लाई करते हैं, इनको हम डिप्रावेशन पॉइंट्स देते हैं। इसीलिए आपको पता होगा हमारा यूनिवर्सिटी में द स्टूडेंट कंपोजिशन ऐसा है, बहुत लोग वेरी डिप्राइव्ड सेक्शंस, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस और बहुत बैकवर्ड एरियाज से इधर आते हैं, और फॉर मेनी स्टूडेंट्स इनका पेरेंट्स का इनकम होगा 5,000 10,000 पर मंथ, और ऐसे बैकग्राउंड से आने के बाद भी इधर आके ये स्टूडेंट्स पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये होता है एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ समथिंग वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ। एक ब्रॉड विजन आपका क्या है JNU को लेकर? क्या सपना है आपका JNU को लेकर? चूँकि आप IIT से भी जुड़े रहे हैं और IIT में अभी भी आप पढ़ाते हैं, तो कैसे आप कंपेयर करेंगे और क्या आगे के बारे में सोच रहे हैं? मैं अभी भी IIT में टीचिंग करता हूँ, बिकॉज IIT एंड JNU आर जस्ट सेपरेटेड बाय वन रोड। आप एक क्वेश्चन पूछा IIT और JNU में क्या फ़र्क है। मैं IIT से आया हूँ। In terms of achieving academic excellence, whether it is IIT or JNU, both are doing the same thing, right? And in terms of the aspirations of the students who come to either IIT or JNU, इनका aspiration एक ही है। जो भी हो मेरा background, लेकिन मैं ये अचीव करना चाहता हूँ
this much, I want to achieve something in my life. This is the objective of the students. So therefore, I do not see much difference in the students whether they are from IIT or JNU. JNU में एक और इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस रहा है, वो है जो जेंडर इक्वालिटी है, और उसको लेकर भी बहुत कोशिशें हमने देखी है, लेकिन हमने देखा कुछ वायलेंस की घटनाएं भी पिछले 1-2 सालों में इस तरह से रिपोर्ट हुई. कितना अब जेंडर इक्वालिटी के लेवल पे JNU काम कर रहा है आगे उसको और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए? Right. In terms of gender equality, in fact, JNU could be a role model for many other universities because the female population of the students in this university is more than 50%. So in that sense, I think we put a lot of emphasis on gender equality in the campus. एक और बात हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कही जाती है कि हमारा जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और इस पे बड़ी चिंता जताई जाती है, और जो ग्लोबल रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है उसमें हम बहुत पिछड़ जाते हैं. ये कितना बड़ा इशू आपको लगता है, और क्या काम JNU कर रहा है इस पे? देखिए, you are right that we need to do even better research in order to be recognized all over the world. But however, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम ग्लोबल रैंकिंग्स में आएंगे. ग्लोबल रैंकिंग्स ये अलग मामला है. हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, हमारा सोसाइटी का नीड्स क्या है, हमारा कंट्रीज़ का नीड्स क्या है, आर वी फुलफिलिंग दो सोशल ऑब्लिगेशंस, ये होना चाहिए हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. इन दैट रेस्पेक्ट JNU is doing a lot of things, right? Primarily in terms of our admission policies, which is very, very inclusive, right? And gender equality is another thing, right? And the kind of training that students get in JNU, it is outstanding. लेकिन JNU पे क्या उनके कोर्सेज को लेके, आपके कोर्सेज को लेके एम्प्लॉयबिलिटी और उसका भी क्या प्रेशर है? देखिए, JNU में we have science schools which are very strong. We have social sciences and humanities which are also very strong. And as far as the employability of the science graduates are concerned, we have absolutely no doubt about it. But for social sciences, yes, depending on the area, people may not be able to get jobs immediately. But because of the training that our students get here, they usually go for higher studies. And after that, there should not be any problem in terms of the employability. सर, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, एक ब्रांड JNU की बात होती थी, वो ब्रांड JNU कितना मजबूत हुआ है या कितना कमज़ोर हुआ है, जिस तरह से जो इतनी मीडिया में चर्चा हुई है? अभी भी है ब्रांड JNU का कोई there is no problem with brand JNU, but at the same time we should not be complacent. We need to strengthen JNU further. So that is why we are, for example, thinking of starting a school of management and entrepreneurship. ये हम आजकल सोचना है, क्यों स्टूडेंट्स पास होने के बाद क्यों जॉब के लिए ढूंढना, क्यों why not they become job creators themselves. तो ये भी हमारा सामने है. So we want to start a school of management and entrepreneurship, start a school of engineering, and we want to expand our academic programs in the university so that it becomes even more attractive to the students. एक बात JNU के बारे में खुद यहाँ के टीचर्स कहते हैं, स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि JNU में जो एक बार आता है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है. यहाँ जो माहौल है, आप भी JNU में आए हैं, और कैसे आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का है? ये एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये स्टूडेंट्स और टीचर का बीच में जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है JNU में. IIT में भी ऐसी है. So students, they come for BA, and then they go into MA, they go into MPhil, PhD, and so on. So the primary objective for the students here is to excel and to improve themselves so that they can go back to the society and contribute there. आप चूँकि इतने व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, ऐसे में क्या आपको खाली वक्त मिलता है? क्योंकि मैंने सुना है आप म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. खाली टाइम मिलना बहुत मुश्किल है. I work 7 days in a week, लेकिन I also have some hobbies. I walk, for example, along with my wife across the campus in JNU. That is one of my hobbies. Yes, I learned music and I also practice yoga.
बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, खुलकर और अपनी रुचि के बारे में भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बिल्कुल। तो और आज सीधा संवाद में इतना ही हमने देखा कि कैसे JNU के जो कुलपति उन्होंने तमाम विवादित मुद्दे हैं उस पर भी अपने खुलकर राय रखी, और क्या आने वाले वक्त में JNU को किस शक्ल में हम देख सकते हैं इसकी भी एक तस्वीर हमारे सामने रखी। आज सीधा संवाद में इतना ही। नमस्कार।